वैसे मूवीज़ की दुनिया में तो कई सारे सुपर हीरोज़ मौजूद हैं, लेकिन जब भी बात मार्वल की आती है तो बात कुछ और ही हो जाती है, क्योंकि मार्वल में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्वल को इतना यूनिक और इतना एपिक बनाती हैं। तो आज हम उसी बातों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मार्वल की शुरुआत कैसे हुई और मार्वल इतना एपिक ही क्यों है। नंबर 1, इमोशन। मार्वल के आप जितने भी सुपर हीरोज़ को देखोगे तो उसमें किसी ना किसी तरीके से एक ग्रेट इमोशन जुड़ा हुआ है, चाहे बात डेडपुल की कर लो या फिर थैनोस की। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ इमोशनल रीज़न होता ही है। अभी हाल ही में रिलीज़ हुई द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का जो मैंने ब्रेकडाउन किया था, उसमें भी आखिरी में मॉरल एजुकेशन वो भी इतना इमोशन से भरा हुआ दिखाया गया था। वैसे तो डीसी यूनिवर्स में भी कई सारे सुपर हीरो के बहुत ही बड़ा इमोशनल कांटेक्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात सिर्फ मार्वल की कर रहे हैं। अब यहाँ पर मार्वल से रिलेटेड मेरा इमोशनल कनेक्शन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ सैडनेस। मार्वल में जितने भी इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से लव, क्रेजी, कॉमेडी, ये सब से भरे पड़े हैं। मार्वल के वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर टोनी स्टार्क को अगर आप देखेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोनी स्टार्क भी एक क्रेजी किस्म का इंसान था। वो भी बिल्कुल ही अकेला रहना पसंद करता था। उसे टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्यार था, इसलिए वो आगे चल के आयरन मैन बना। मैं यहाँ पर बात इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले की कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तक टोनी स्टार्क बहुत ही बदल चुके थे। असल में टोनी स्टार्क को शुरुआत से यही दिखाया जा रहा था कि उसे उस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मतलब के लिए बस काम करता है। पर असल में एंड गेम में सब चीज़ बदल जाता है। उसी को सबसे ज़्यादा परवाह रहती है सारे लोगों की। तभी चलो ज़्यादा चीज़ स्पॉइल ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आता है साइंस फिक्शन। अब मार्वल में जितने भी मूवीज़ हैं, जितने भी हीरोज़ हैं, उसमें किसी न किसी तरीके से साइंस से रिलेटेड ही चीज़ बनाई जाती है, जिससे बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप एवेंजर्स एंड गेम में जो टाइम ट्रेवल वाला सीन है उसको देखेंगे तो वहाँ पर साइंस के क्वांटम फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। बल्कि डायरेक्टर ने तो असली क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने कहा अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा तो सिर्फ क्वांटम फिजिक्स की मदद से। तो मार्वल में कई सारी मूवीज़ ऐसी है जो साइंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बड़ा रीज़न यही चीज़ है जो मैं मार्वल की मूवीज़ देखता हूँ। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप भी शुरू कर दीजिए। नंबर 3, कलरफुल। मार्वल और डीसी में यही सबसे बड़ा फ़र्क है, कलर्स। डीसी में अधिकतम मूवी काफ़ी डार्क तरीके से दिखाई जाती है और मार्वल में काफ़ी कलरफुल। वैसे तो मुझे डार्क मूवीज़ काफ़ी पसंद आती है। आपको क्या पसंद आती है मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना। अब आता है मेन बात, सीक्वल। किसी भी मूवीज़ का मेन पार्ट होता है जब वो सक्सेस करके उसका सीक्वल बनाती है। आप किसी भी मूवीज़ देख लेना, अगर वो सक्सेस होती है तो उसका एक ना एक सीक्वल हमें देखने को मिल जाता है। और मार्वल तो इतना एपिक है कि इसके हर एक कैरेक्टर का एक अपना ही मूवी बन जाता है, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन, और भी ना जाने कितने सारे। वैसे इतने सारे तो पॉइंट हो गए, लेकिन अब जान लेते हैं कि मार्वल की शुरुआत हुई कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब तक मैंने जितने भी बात की हैं वो मैंने मेरे खुद का ओपिनियन था। आपका कुछ भी ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना। और मैंने इस वीडियो में जो भी कहा है वो मेरे तरफ से एक रिसर्च किया हुआ डिटेल था, और एज अ फ़ैन मेरे जो व्यूज़ थे मार्वल को लेकर वो सब मैंने बताया। बात है 1940s की, जहाँ सब लोग कॉमिक बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तभी इस क्रेज़ को देखते हुए 1939 में मार्टिन गुडमैन के नाम के एक व्यक्ति ने टाइमलाइन मैगजीन की स्थापना की, और 1 अक्टूबर 1939 को उन्होंने पहली बार मार्वल कॉमिक्स को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन टॉर्च नाम के एक कॉमिक को पब्लिश किया था। और 1950 आते आते पहली बार स्टैन ली ने टाइमलाइन मैगजीन को ज्वाइन किया था। अब स्टैन ली को तो आप जानते ही होंगे, वन ऑफ द फेमस मार्वल कॉमिक बुक राइटर थे। और 1972 के आसपास डीसी कॉमिक्स मार्वल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, जो कि आज भी है, लेकिन मार्वल डीसी से आगे है। लेकिन मैं उन दोनों का कंपैरिजन नहीं करना चाहता, तो आइए सिर्फ मार्वल के बारे में बात करते हैं। तो 1972 में स्टैन ली ने काफ़ी सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर को पब्लिश किया। यहाँ तक तो मार्वल काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन आगे चल के मार्वल की जो पेरेंट कंपनी टाइमलाइन मैगजीन थी उसको किसी परफेक्ट फिल्म एंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने खरीद लिया था, जिसकी वजह से मार्वल को आगे चल के काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मार्वल की मेन कंपनी को बार बार बदलने और खरीदने की वजह से इसे काफ़ी सारी मुसीबतों का तो सामना करना ही पड़ा, लेकिन इसे डीसी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। इसी बीच डीसी सबके दिलों पर राज कर रही थी। वैसे डीसी का फुल फॉर्म है डिटेक्टिव कॉमिक्स। इसका नाम डार्क कॉमिक्स रखना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो फिल्म बन रही है वो काफ़ी डार्क होती है। तो हम बात कर रहे थे मार्वल की, तो मार्वल की बहुत ही अच्छी डील ने आज उसे इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। अब आगे चल के वॉल्ट डिज्नी नाम की बहुत ही बड़ी कंपनी ने मार्वल को खरीद लिया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई थी।
तो ये थी मार्वल की सक्सेस स्टोरी। और मार्वल आज इतना फेमस है जिसे आप जानते ही हैं। तो एक डिसीजन ने मार्वल को इतना ज़्यादा कुछ बदल दिया, लेकिन मार्वल खुद के दम पर भी बहुत कुछ कर सकता था। और अगर आप जानते ही होंगे MCU आज खुद के दम पर मार्वल इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। मार्वल के बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज, मार्वल सुपर हीरोज़ और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आगे चल के मैं इस पर और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a